तीन देवरानी। आइए आज आपको इटावा की गलियों से होते हुए मिश्रा निवास लेकर चलते हैं, जहाँ पर मिश्रा जी का एक बड़ा सा संयुक्त परिवार रहा करता है। इन छोटे छोटे घरों में बड़े बड़े किस्से छुपे रहते हैं। आइए ऐसा ही एक किस्सा आज आपको सुनाते हैं। सत्येंद्र मिश्रा जी की एक छोटी सी दुकान थी। बाप दादा के ज़माने से चली आ रही उस दुकान को सत्येंद्र मिश्रा जी बड़े ही प्यार से संभाले हुए थे। ना ज़्यादा का लालच था, न कम होने की तकलीफ। बस जितना उस दुकान से मिल रहा था उसी में खुशी खुशी वो अपना जीवन चला रहे थे। धीरे धीरे समय बीता और मिश्रा जी एक बेटे के पिता बन गए। बड़े बेटे धर्मेंद्र में भी पिता की तरह ही सहनशीलता का गुण कूट कूट कर भरा हुआ था। उसके अंदर भी लालच, लोभ, छल, कपट की कोई जगह ही नहीं थी। धर्मेंद्र के जन्म के बाद धर्मेंद्र की माँ काफ़ी बीमार रहने लगी और अगले 10 साल यूं ही रुक्मिणी की सेहत और धर्मेंद्र को संभालते हुए बीत गए। 10 साल के बाद मिश्रा जी के यहाँ 1.5-2 साल के अंतर से एक एक करके 3 बेटों ने जन्म लिया और इस तरह मिश्रा जी कुल 4 बेटों के पिता हो गए। समय पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। 4 बच्चों को संभालते, उनकी परवरिश करते कब समय पंख लगाकर उड़ गया कोई समझ ही नहीं पाया और देखते ही देखते बड़े बेटे धर्मेंद्र की शादी का समय आ गया। बड़ी बहू सुमन पति धर्मेंद्र की तरह ही बहुत गुणी और शांत स्वभाव की थी। 3 देवर की जिम्मेदारी उसने बखूबी संभाली और अपने संतान की तरह ही पाल पोस कर तीनों देवरों को बड़ा कर दिया। धीरे धीरे तीनों की शादी भी हुई और सुमन के बाद 3 देवरानियां भी घर में आ गई। अजी सुनते हैं, अब कब तक इस एक छोटी सी दुकान के भरोसे हमारा इतना बड़ा परिवार चलता रहेगा? मैं कहती हूँ बड़े भाई साहब से बात करके अपनी कोई अलग दुकान क्यों नहीं खुलवा लेते? पता नहीं कैसे इन मुट्ठी भर पैसों में भैया भाभी अपना सारा जीवन बिता लिया। उनकी इच्छा नहीं होती क्या कि आगे बढ़े, 4 पैसे कमाए? देख रहे हो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और तुम्हारे बड़े भाई साहब आज तक वही छोटी सी पुरानी दुकान में बैठ रहे हैं। ना वो खुद जीवन में तरक्की करेंगे, ना तुम लोगों को आगे बढ़ने देंगे। मैं तो कहती हूँ समय रहते भाई साहब से बात करके अपना अलग व्यापार कर लो। जब से तीनों भाइयों की शादी हुई थी घर में बगावत की आवाज़ सुनाई देना शुरू हो गया था। कुछ दिन बाद, देखो पिताजी की एक छोटी सी दुकान है, उसके अलावा मेरे पास और कोई तो रोज़गार का साधन नहीं है। इस छोटी सी दुकान के भरोसे पिताजी ने हमें पाला पोसा, हमारी सभी ज़रूरत का ख्याल रखा। पिताजी तो हमारे बीच में नहीं रहे, इसलिए पिताजी के जाने के बाद उनकी ये दुकान विरासत समझकर मैंने संभाली है। भैया जब तक हम छोटे थे तब तक तो आप अकेले ही पिताजी की दुकान चला रहे थे, लेकिन अब तो सभी को अपना अपना परिवार चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत है। मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपना कोई छोटा सा व्यापार कर लूँ। आखिर इस एक दुकान से सबका घर कैसे चल पाएगा? मेरा भी यही मानना है कि पिताजी की दुकान को बेच देते हैं और उससे जो भी रुपया मिलेगा उसे हम चारों भाई आपस में बांट लेंगे और फिर अपने अपने रुपयों से हम चाहे अपना बिजनेस करें या फिर उस पैसों को बैंक में रखें, वो हमारी मर्जी होगी। मुझे तो दुकान करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है भैया। आप दुकान बेचकर मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए, मैं तो नौकरी करना चाहता हूँ। ये तुम कैसी बात कर रहे हो? पिताजी की ये दुकान मेरे लिए उनकी आखिरी निशानी है। इस दुकान को मैं किसी भी कीमत पर बेचूंगा नहीं। अगर तुम तीनों की यही सलाह है कि तुम इस दुकान पर नहीं बैठना चाहते तो ठीक है, ना बैठो, लेकिन इसे बेचने की बात मत करना। अरे भैया लेकिन ये दुकान कोई आपकी तो है नहीं, ये तो पिताजी की दुकान है ना। और पिताजी की दुकान हो या प्रॉपर्टी, सब पर हमारा बराबर बराबर अधिकार है। आप अकेले इसे कैसे रख सकते हैं? अपने भाइयों की बात सुनकर बड़े भाई धर्मेंद्र को गहरा धक्का लगा था। वो मार्केट में दुकान का दाम पता करता है तो उसे पता चलता है कि उनकी दुकान 20 लाख में बिक सकती है। घर आकर, सुनो, दुकान के 20 लाख रुपए मिल रहे हैं। 4 हिस्से करने पर 5 लाख हमारे हिस्से में आएगा। क्या सिर्फ 5 लाख रुपए के लिए पिताजी की ये पुश्तैनी दुकान बेच देना सही होगा? मेरा तो दिल नहीं मान रहा। और हमारी ऐसी कौन सी ज़रूरत है जो दुकान से आज तक पूरी नहीं हो पाई? और ये दुकान सिर्फ दुकान नहीं है, ये पिताजी का आशीर्वाद है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दुकान नहीं बेचना चाहता। पापा आपकी भावना मैं समझता हूँ, मुझे पता है आपको दुकान से कितना लगाव है। आप परेशान मत होइए जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये दुकान आपके पुरखों की धरोहर है, इसे बेचना तो सरासर बेवकूफ़ी ही होगी। ठीक है, एक काम करिए,
आप अपने तीनों भाइयों को उनके हिस्से का 5-5 लाख दे दीजिए और उसके बाद आराम से इस दुकान को चलाइए। ऐसा करने से तो उन्हें भी दिक्कत नहीं होगी और आपका भी दुकान न बेचने का वचन रह जाएगा। लेकिन भाग्यवान, इतना पैसा आएगा कहाँ से? 15 लाख रुपए कोई छोटी रकम तो होती नहीं है। आप फिक्र क्यों करते हैं? मेरे पास कुछ गहने हैं और बैंक में भी तकरीबन 5 लाख रुपया जमा है। बाकी कुछ पैसा बैंक से लोन ले लेते हैं। अब हमें कुछ ना कुछ तो कठोर निर्णय लेना ही होगा ना। पत्नी की बात सुनकर धर्मेंद्र उससे सहमत हो जाता है और अपनी सारी जमा पूंजी और बैंक से लोन लेकर तीनों भाइयों को उनका हिस्सा देने के बाद दुकान का अकेला वारिस हो जाता है। अपने अपने हिस्से के 5-5 लाख पाकर तीनों भाई भी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। अरे मुझे तो समझ में नहीं आता कब तक भैया लकीर के फ़कीर बने रहेंगे। क्या सोचकर उन्होंने ये छोटी सी परचून की दुकान के बदले में बैंक से इतना भारी लोन उठा लिया। आमदनी 8 भर नहीं है और कर्ज लाखों का। खैर हमें क्या, हमें तो अपने हिस्से का 5 लाख रुपया मिल गया। अब भैया चाहे दुकान को चलाए या बेचे, हमें क्या मतलब। तीनों भाई अपनी अपनी दुनिया में मगन हो गए थे। आज तक तो घर का खर्चा बड़े भैया और भाभी ही चला रहे थे, इसलिए छोटे भाई और उनकी पत्नियों को इस बात का एहसास ही नहीं था कि घर कैसे चलता है। महंगाई और तंगी का एहसास तो उन्होंने आज तक कभी किया ही नहीं था। लेकिन बड़े भाई भाभी के आंचल से निकलने के बाद अब उन्हें आटे दाल का भाव समझ में आने लगा था। ईश्वर की कृपा हुई और धर्मेंद्र की दुकान, जो आज तक ठीक से चलती भी नहीं थी, वो दौड़ने लगी। देखते ही देखते धर्मेंद्र के दिन बदलने लगे और वो एक छोटे से दुकानदार से बड़ा व्यापारी हो गया। अरे फूटी किस्मत हमारी, जो बाबूजी की सोना उगलने वाली दुकान को हमने ठुकरा दिया। देखो तो कैसे दिन बदल गए भैया भाभी के। अरे राज कर रहे हैं, राज। बिल्कुल सही कह रही हो। मैं भी ना आज तक उस मनहूस दिन को कोसती हूँ जब हमने अपना हिस्सा भाभी से अलग करने को कहा था। अरे आग लगी मेरी ज़ुबान को, पता नहीं क्या खाकर मेरी ज़ुबान से वो बात निकली थी। जो हो गया सो हो गया। अब ऐसे छाती पीटने से तो कुछ होने से रहा। अब तो ये सोचो कि ऐसा क्या किया जाए कि भाभी की तरह हमारे भी दिन बदल जाए। बात तो तुम्हारी ठीक है। अब जो बीत गया सो बीत गया, उसे तो हम बदल नहीं सकते। वैसे भी सांप के जाने के बाद लाठी पीटने का कोई मतलब नहीं होता। अरे ऐसे कैसे मतलब नहीं होता भाई? कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। तुम लोगों को शायद ये बात पता नहीं कि भैया ने बेशक हमें हमारे हिस्से के पैसे देकर दुकान की हिस्सेदारी अपने नाम कर ली हो, लेकिन आज तक कानूनी रूप से कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई है। मतलब अगर हम चाहे तो हम अब भी दुकान हासिल कर सकते हैं। क्या बात कर रही हो? ये तो धोखाधड़ी हुई ना। ऐसे कैसे? अब क्या हम अपने जेठ जेठानी के साथ फ्रॉड करेंगे? अरे तुम गलत समझ रही हो हमको। हम कोई फ्रॉड करने को नहीं कह रहे हैं। हमारे कहने का मतलब है भैया भाभी की दुकान बढ़िया चल रही है, खूब पैसे आ रहे हैं उनके पास, और एक हम है जब से अपना अपना देखने लगे दिन पर दिन पनौती ही लगती जा रही है। क्यों ना हम भाभी को अपनी तरफ कर ले ताकि वो फिर से हमें दुकान में हिस्सेदार बना ले। अरे दुकान का 25% प्रॉफिट भी आने लगेगा ना, तो हमारे भी दुख दूर हो जाएंगे। तुम्हें सच में लगता है भाभी अपनी दुकान में हमें फिर से हिस्सेदारी देंगी? अरे हम इतने मीठे हो जाएंगे, इतने मीठे हो जाएंगे ना कि भाभी न चाहते हुए भी घुल ही जाएंगी हमारी चाशनी में। बस अब तुम देखती जाओ। कहते हैं प्यार में बड़ी ताकत होती है, हमें प्यार को ही अपना हथियार बनाना है। तीनों देवरानियां मिलकर प्लान बनाती है और सीधी सादी जिठानी को अपने शातिर इरादों में फंसाने के लिए जाल बुनने लगती है। 2 दिन बाद, अरे भाभी देखो तो कितना काम करती हो आप, बिल्कुल कमज़ोर हो गई हो। भाभी अब आपकी कोई काम करने की उम्र थोड़ी ना है। आप तो बस बैठे बैठे हुक्म सुनाया करो। आपका हुक्म बजाने के लिए हम 3 देवरानियां हैं ना, क्यों किंजल? अरे बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखो तो भाभी का चेहरा कैसा मुरझा गया है। सच में मुझे तो बड़ी शर्मिंदगी हो रही है ये सोच सोच कर कि हमारे होते हुए भी भाभी बेचारी काम के बोझ से दबी जा रही हैं। भाभी अब बस बहुत हो गया। अरे हम आपकी देवरानी नहीं, बहू के समान हैं। हमने तो आपको ही अपनी सास का दर्जा दे दिया है। अब हमारे रहते आपने अगर एक भी काम को हाथ लगाया ना तो अच्छा नहीं होगा। अरे आज ये तीनों क्या खाकर आ गई जो ऐसी बहकी बातें कर रही हैं? आज से पहले तो इतना शहद कभी नहीं टपका इनकी ज़ुबान से। अरे नहीं, आजकल सब बिज़ी है, कहाँ तुम्हारे पास उतना समय रहता है। तुम परेशान मत हो, मैं देख लूँगी। काम का क्या है, होता ही रहता है धीरे धीरे। मैंने कहा ना भाभी आप बैठो आराम से,
मैं पूरे घर की सफाई कर देती हूँ। आज से सफाई की जिम्मेदारी मेरी। हाँ, और खाना बनाने की जिम्मेदारी मेरी। और कपड़े बर्तन के अलावा आपकी सेवा की जिम्मेदारी मेरी। लो, हो गया सारा फैसला, बस बढ़ गया ना काम। अब आप आराम से बैठकर टीवी देखो, हम मिलजुल कर काम निपटाते हैं। जेठानी के मना करने के बाद भी तीनों देवरानियां जेठानी के लिए ऐसे प्यार की गंगा बहा रही थी कि जेठानी सुमन ना चाहते हुए भी उनकी बात मान ही लेती है। अब तो ये रोज़ का ही काम हो गया था। रोज़ सुबह उठकर तीनों देवरानियां अपना अपना मोर्चा संभाल लेती, बिना कहे ही घर का सारा काम हो जाता और सुमन वाकई सेठानियों की तरह बैठी सिर्फ उन्हें काम करते देखती रहती। बढ़िया से बढ़िया पकवान बनकर डाइनिंग टेबल पर सज जाते, पूरा घर शीशे की तरह चमकने लगता। कोई उसके बालों में तेल लगाती तो कोई उसके हाथ पैर दबाती। इतना सुख तो सुमन ने अपने जीवन में कभी देखा ही नहीं था। देवरानियों के प्रेम और समर्पण भाव से सुमन का मन गदगद हो रहा था। अरे, हम भाभी की इतनी सेवा कर रहे हैं, लेकिन भाभी तो कभी दुकान की बात अपने मुंह से निकालती नहीं। कहीं हमारी सारी सेवा पानी में ना चली जाए। मुझे तो लगता है अब हमें भाभी को अपने इरादे बता देने चाहिए। ठीक कहती हो, अब भाभी से ही बात कर लेते हैं। भाभी, सच बताओ ना, हमें बड़ा ही पछतावा है कि बाबूजी की दुकान से हमने अपने हाथ पीछे कर लिए। आपके देवर जी तो बहुत अफसोस करते हैं, दिन रात बस यही सोचते रहते हैं किस तरह भैया की दुकान तरक्की करे। आपकी तरक्की से सबसे ज़्यादा खुशी अगर किसी को मिली है ना, तो वो हम दोनों को ही है। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम भी कोई भैया की तरक्की से जलते थोड़ी ना है। अरे भाई, परिवार तरक्की करता है तो सबसे ज़्यादा खुशी अपनों को ही तो होती है। हम भी ना बहुत खुश हैं। भैया की छोटी सी दुकान देखो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई। बल्कि कल तो ये कह रहे थे कि सोच रहा हूँ एक छोटा सा लोन निकाल कर दुकान में थोड़ा रेनोवेशन का काम करवा दूँ। आखिर भैया ने जीवन भर हमारे लिए इतना किया है, हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं। अरे बस बस बस, तुम तीनों की बातें सुनकर ना मेरा मन बड़ा भारी हो गया। सच में इतने प्यार करने वाले देवर देवरानी भगवान सबको दे। खूब तरक्की करो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। और हाँ, ऐसा मत समझना कि सुमन तुम्हारी सेवा सत्कार भूल जाएगी। और सेवा के मेवा तो ज़रूर मिलते हैं। मैंने भी सोच लिया है कि मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा ज़रूर दूंगी। क्या हिस्सा? हाँ भाई, अब तुम तीनों मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो तो मेरा भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है या नहीं। थोड़ी देर बाद, देखा, मैंने कहा था ना, प्यार से कोई भी समस्या सुलझाई जा सकती है। आ गई ना भाभी हमारे झांसे में। अब तुम लोग देखो कैसे भाभी उस दुकान का पार्टनर हमें बनाती है। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कल को कोई विवाद ना हो, उसके लिए हम लोग ना ये जो 5-5 लाख रुपए लिए थे वो वापस कर देते हैं। हिसाब भी क्लियर हो जाएगा, फिर उसके बाद तो अपनी चांदी ही चांदी है। 2 दिन बाद, भाभी, हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं। हमने बाबूजी की दुकान के टुकड़े कराए, अब जो बीत चुका उसे तो हम सही नहीं कर सकते। लेकिन अब ये ना 5 लाख का बोझ हमसे नहीं सहा जाएगा। ये 5 लाख आप हमारी तरफ से दुकान की मरम्मत में लगा देना। अगर आपने ये पैसे ले लिए तो हम समझेंगे कि हमारा पश्चाताप हो गया। अरे तुम लोग ऐसा क्यों सोच रही हो? पश्चाताप वाली तो कोई बात ही नहीं है। दुकान में तुम्हारा हिस्सा था तभी तो तुम्हें 5 लाख रुपए दे। अपने मन पर कोई बोझ मत रखो। नहीं नहीं भाभी, अगर आप 5 लाख नहीं लेंगे तो हमें यही लगेगा कि आपने हमें माफ़ नहीं किया। आप ना ये पैसे रख लीजिए, हमें तो बस आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए। तीनों देवरानियों की बात सुनकर जेठानी बहुत ही हैरान थी। देवरानियों के जाने के बाद, अरे मैं बड़ी किस्मत वाली हूँ जो तेरी चाची जैसी देवरानी मुझे मिली। तीनों के तीनों इतनी सेवा करती हैं मेरी, और घर के किसी भी काम में मुझे हाथ भी नहीं लगाने देती। इतना ही नहीं, उन तीनों को तो दुकान से अपना हिस्सा मांगने पर भी बहुत शर्मिंदगी है। कहती है उनके कारण ही दुकान के हिस्से हुए, और देखो तो आज तो अपने हिस्से के 5-5 लाख भी मुझे वापस कर गई है। सचमुच ईश्वर की बड़ी कृपा है हमारे घर पर। अरे माँ, बड़ी भोली हो तुम अभी भी समझ नहीं रही हो कि चाची तुमसे क्या चाहती है? अरे वो भला क्या चाहेंगे मुझसे? कह रही थी उन्हें बस मेरे प्यार और आशीर्वाद की ज़रूरत है। अच्छा, ऐसी बात है। लगता है अब तीनों चाचियों की असलियत तुम्हारे सामने लाने का समय आ गया है। ठीक है, तुम चाची से कहो कि सोमवार के दिन तुम उन्हें उनका हिस्सा देने वाली हो और एक ख़ास बात भी बताना चाहती हो।
जैसा कि सुमन के बेटे ने समझाया था, जेठानी सुमन अपनी तीनों देवरानियों के सामने जाकर कह देती है कि सोमवार के दिन वो तीनों देवरानियों को उनकी सेवा भाव के बदले उनका हिस्सा देने वाली है। जेठानी की बात सुनकर तीनों देवरानियां जैसे खुशी से फूलकर कुप्पा हो गई थी। सुनते हैं, मैं ना कहती थी हमारे दिन बदलने वाले हैं। अब आप देखना कैसे मैं आपको भैया भाभी की तरह लखपति बनाती हूँ। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? भाभी सचमुच दुकान में हमें हिस्सा देने के लिए तैयार हो गई? हाँ नहीं तो क्या। अरे हमने इतनी सेवा की है ना भाभी की कि वो मजबूर हो गई हमें हमारा हिस्सा देने के लिए। कह रही थी सोमवार के दिन हम तीनों का हिस्सा हमारे हवाले कर देंगी। अब तो बस तीनों देवरानियों को सोमवार के आने का इंतज़ार था। सोमवार के दिन, आओ मेरी देवरानियों, आखिर आज वो दिन आ ही गया जब मैं तुम्हें तुम्हारी सेवा और प्यार का इनाम देने वाली हूँ। इतना कहकर सुमन तीनों को एक एक डब्बा पकड़ा देती है। लेकिन ये डब्बे, देखो मना मत करना, मैं जानती हूँ तुम्हें इसकी ज़रूरत है, रख लो, ये मेरी तरफ से है। किंजल डब्बा खोलकर देखती है। क्या ये तो कप सेट है? हाँ, तू चाय की शौकीन है ना, इसलिए ये मैं खास तेरे लिए लाई हूँ। बोल, अच्छा लगा ना? ये क्या, इसमें तो बेडशीट है। अरे तू कह रही थी ना हाथ तंग है, चादर तक फट गई है, तो तेरी समस्या सुलझाती मैंने। अब खुश है ना? मैं समझ गई, मेरे डब्बे में भी ऐसा ही कुछ होगा। मैं बाद में देख लूँगी। बढ़िया सोफ़ा कवर लाई हूँ तेरे लिए। अब बताओ कैसे लगी सेवा की मेवा? लेकिन आप तो कुछ खास खबर सुनाने वाली थी ना? हाँ, खबर यह है कि तुम्हारे जेठ जी ने अपनी दुकान की सारी जिम्मेदारी हमारे बेटे धनुष को दे दी है। अब ये दुकान धनुष के नाम हो गई है। जेठानी सुमन की बात सुनकर तीनों देवरानियां सर पकड़कर बैठ जाती हैं। वो बेचारी तो ऐसी हालत में थी कि काटो तो खून नहीं। दुकान में हिस्सा लेने के लालच में जो 5 लाख मिला था वो भी उनके हाथ से चला गया।